स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे फिजिकल एजुकेशन 12वीं कक्षा के हिंदी मीडियम वाले बच्चों से, जिसका अध्याय 3 योग और जीवन शैली, जिसका अगला टॉपिक है उच्च रक्तचाप। क्या होता है उच्च रक्तचाप, जिसे आम भाषा में हम कहते हैं बीपी हाई होना, यानी कि ब्लड का प्रेशर बढ़ जाना। तो ब्लड का प्रेशर बढ़ जाना ये किस प्रकार से होता है, इसमें क्या होता है, तो इसमें थोड़ा सा हम यहाँ ध्यान देंगे। छोटा सा एक नोट लिखा है, एड्रेनालाइन नामक हार्मोन होता है जिसका बहाव ऊपर हो जाने के कारण ब्लड पर दबाव पड़ने से उसका प्रेशर बढ़ जाता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर हम देखें तो 80/120 mmHg। यदि आपका ब्लड प्रेशर 90 से 140 mmHg है तो ये खतरे की घंटी है। फिर आपको डॉक्टर के परामर्श की आवश्यकता है और आपको अपना ब्लड प्रेशर हॉस्पिटल में जाके चेक करवाने की आवश्यकता है। साथियों, ब्लड प्रेशर आज के आधुनिक समय में बहुत ही आम और हर घर में, परिवार में 1 या 2 व्यक्ति को पाया जाता है। उम्र के बढ़ने के हिसाब से भी पाया जाता है, उनके प्रोफेशन के हिसाब से भी, या फिर एक्सरसाइज न होने के कारण, या हैप्पीनेस का ग्राफ डाउन होने के कारण, मनोवैज्ञानिक स्थिति कई बार हम इतना विचलित करते हैं कि इतना कल्पना शक्ति हमारा बढ़ जाती है, सोच विचार इतने नकारात्मक हो जाते हैं जिससे कि हमारा रक्तचाप उच्च हो जाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या कारण है उच्च रक्तचाप के और क्या लक्षण है और उसका क्या निवारण है। योग के माध्यम से किस प्रकार हम इसका निवारण कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ब्लैक बोर्ड की ओर चलेंगे। एक बार हम यहाँ देखेंगे कारण क्या है। ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है जिसके कारण हमेशा चिड़चिड़ापन, गुस्सा होना, घर में लड़ाई झगड़े होना और अंततः हार्ट अटैक होने के बाद मृत्यु तक हो जाती है। इतना खतरनाक और बड़े आसानी से ठीक हो सकता है। तो कारण है इसके देखें हम गलत जीवन शैली। जी बिल्कुल, गलत जीवन शैली का अर्थ है कि पूरी निद्रा न लेना, पोषक तत्वों का शरीर में अभाव, समय पर खाना ना खाना, एक्सरसाइज ना करना, घूमना फिरना ना करना, आहार विहार और व्यवहार, ये 3 मुख्य कारण हैं जो हमारे स्वास्थ्य को खराब कर देते हैं। तो हमारी जीवन शैली हमेशा, जैसे मैंने कहा, कि मध्यस्थ होनी चाहिए, जिसमें हमारे विचार मध्यस्थ हो, हमारा शरीर मध्यस्थ हो, जिसमें हमारे संबंध भी मध्यस्थ हो। मध्यस्थ मतलब सदैव एक सा रहना, उतार चढ़ाव जीवन में आना सदैव ही बीमारी के कारण होते हैं। अगला हम देखते हैं धूम्रपान, नशा, चाय कॉफी की अधिकता। आए दिन हम लोग देखते हैं कई लोगों को गुटखे की आदत है, चेन स्मोकर्स हैं, अल्कोहल लेते हैं या और कई प्रकार का नशीला पदार्थ लेते हैं, जिससे कि हमारे हार्ट पर बहुत प्रभाव पड़ता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे कि हमारा उच्च रक्तचाप हो जाता है। तो इन चीज़ों को हम अवॉइड करें, क्योंकि हमें जब तक कारण नहीं पता होंगे हम निवारण नहीं कर सकते हैं। अत्यधिक चाय और कॉफी क्यों नुकसान देते हैं? क्योंकि चाय और कॉफी में कैफीन की मात्रा होती है। एक तरह से ये भी नशीला पदार्थ है जो कि हमारे हार्ट पर नकारात्मक प्रभाव डालता है, जिसके और ये स्मोकिंग, चेन स्मोकर, जिससे हमारा कितना धुआं अंदर जाना, लंग्स की स्थिति खराब होना, और ये पदार्थ हमारे अवश्य ही शरीर को नकारात्मक प्रभावित तो करते ही हैं, साथ में ब्लड प्रेशर नामक महामारी को भी जन्म देते हैं। तो ब्लड प्रेशर नियंत्रण करने के लिए कारण, अगला कारण हम चलते हैं मोटापा, मधुमेह, कब्ज। मोटापा की, जैसे कि अभी हम मोटापे के बारे में पिछली कक्षा में पढ़ ही चुके हैं। क्या होता है मोटापा? शरीर में वसा की अधिकतम मात्रा का बढ़ जाना मोटापा कहलाता है। मधुमेह, शुगर हो जाना, डायबिटिक हो जाना, जिसकी चर्चा हम पिछली क्लास में पढ़ ही चुके हैं। और अगला है कब्ज। दिनचर्या के समय अनुसार खाना ना खाना और फाइबर फूड ना लेना, भी कम पानी पीना, इससे कब्ज होता है। कब्ज के कारण दिल पर प्रभाव पड़ता है और हाइपरटेंशन, यानी कि अधिकतर मैंने देखा है कि लोगों को नमक अधिक खाने की सिर्फ एक आदत है। नमक अधिक खाने से दिल पर बहुत प्रभाव पड़ता है और हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो उसको भी थोड़ा सा नियंत्रित करें क्योंकि नमक, साथियों को लगता है कि नमक मसाला नहीं है। सॉल्ट इज ऑल्सो अ स्पाइस। नमक मसाला है जो हमारे हृदय पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। अनुवांशिक, कई बार हम कहते हैं हमारी दिनचर्या भी बहुत अच्छी, हम खान पान भी अच्छा करते हैं, हम एक्सरसाइज भी करते हैं, फिर क्यों हमारा बीपी हाई है, फिर क्यों हमारा उच्च रक्तचाप है? तो साथियों ये अनुवांशिक भी है। जैसे मैंने पहले बताया, दादा दादी, चाचा चाची, फूफा नानी, या कहीं भी परिवार में किसी को है तो ये आपको स्वतः ही हो जाता है। बेशक हो जाता है, लेकिन इसका प्रिवेंशन भी है, उसकी हम चर्चा करेंगे, निवारण हम कर ही सकते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, देखते हैं कि उच्च रक्तचाप के
लक्षण क्या होते हैं, कैसे पता चलेगा कि हम उच्च रक्तचाप के शिकार हो चुके हैं या हमारा शरीर का ब्लड प्रेशर हमें बढ़ता जा रहा है और हमें पता ही नहीं चल पा रहा है। कई बार हमें लगता है हम साइकोलॉजिकली परेशान है या किसी और कारण से परेशान है, तो ये शारीरिक बीमारी यानी कि हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। तो लक्षण उसके होते हैं, सबसे पहले देखें चक्कर आना, उठते बैठते वक्त, एक्सरसाइज करते वक्त यदि आपको लगे कि आप चक्कर खा रहे हैं, आपका सर घूम रहा है, तो संभवतः अपना ब्लड प्रेशर चेक कराएं। हो सकता है कि आपका बीपी हाई हो। अगली ओर देखें, हाथ पैर कंधों में दर्द होना। यदि आपके हाथ पैर और कंधों में शरीर में लथार्जिक आलस आ रहा है या परेशानी हो रही, तो उसका मतलब कहीं ना कहीं आपको ब्लड प्रेशर की समस्या है। थकावट रहना, 24 घंटे आलस भरा रहना, थकावट जैसा महसूस करना, एनर्जी ना होना, कार्य करने में मन ना लगना, हमेशा उदास रहना, यदि इस प्रकार के लक्षण होते तो भी आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। अंतिम देखेंगे अधिक नींद आना, क्योंकि थकावट होती है, शरीर में दर्द रहता है, चक्कर जैसा आना, तो नींद आना स्वाभाविक है। आप बार बार सोना महसूस करते हैं, बार बार आपको लगता है कि हम सोते रहें, बिस्तर पर पड़े रहें। इसके साथ ही यदि और अधिक वैज्ञानिक तौर से हम जानना चाहें कि उच्च रक्तचाप क्या है, तो आइए इसे भी विस्तार पूर्वक समझते हैं। क्या होता है हाई ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप। जैसे पानी ऊपर से नीचे की ओर बहुत तेजी से बढ़ता है तो पाइप में दबाव बनता है। ऐसे में यदि रुकावट हो तो पाइप फट जाती है। इसी तरह जब दिल रक्त को पंप करता है तो एरोटा या पल्मरी धमनियों से रक्त प्रवाहित होता है और बहुत तेजी से रक्त नलिकाओं में बहता है। इसी रक्त दबाव को ब्लड प्रेशर कहते हैं या उच्च रक्तचाप कहते हैं। आर्टरीज में रक्त ब्लड प्रेशर ज़्यादा तेजी से बहता है, जबकि कैलपरीज में पहुंचने पर इसकी गति कम हो जाती है और नसों में पहुंचने के साथ ही बीपी बहुत घट जाता है, बहुत धीमा हो जाता है। डॉक्टर्स बीपी को नापने के लिए जिस मशीन का उपयोग करते हैं उसे स्पेगनोमीटर कहते हैं, जिसमें 120/80 नॉर्मल बीपी दर्शाता है। 120 सिस्टोलिक बीपी कहलाता है, जबकि 80 डायस्टोलिक प्रेशर कहलाता है। ब्लड तेजी से आर्टरीज में बहता है वह सिस्टोलिक, और जो वापस रक्त आर्टरीज से होकर शरीर के उपयोग के बाद नसों से आता है उसे डिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप, कुछ लोगों में यह बहुत अधिक ऊंचाई पहुंच जाता है। 184, 112 तक भी यह दर्ज किया जाता है। इसका कारण आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल की मौजूदगी है, लंबे समय तक स्ट्रेस होना, किडनी का सही काम न करना, धूम्रपान, मदिरापान इसके मुख्य कारण हैं। इसका उपचार न होने के कारण मौत भी हो सकती है। संतुलित आहार विहार, आसन, व्यायाम, अधिक तरल पेय, उचित दवा ही इसका बचाव। तौर से अभी हमने उच्च रक्तचाप को समझा। अब हम जानते हैं कि निवारण क्या होता है, किस प्रकार से हम बिना दवाई खाए ही हाई ब्लड प्रेशर का इलाज कर सकते हैं। तो योग के माध्यम से क्या और किस प्रकार से निवारण है, कृपया छोटे ब्लैक बोर्ड की ओर देखिए जिसपे हमने लिखा है उच्च रक्तचाप में आसन। कौन कौन से आसन हैं जो उच्च रक्तचाप को सहायक होते हैं उसे नॉर्मल करने में। तो इस छोटे से चित्र के माध्यम से, ऐसे चित्र यदि आप एग्जाम में बनाएंगे तो बहुत खूबसूरती के साथ में आप समझ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं वज्रासन, पवन मुक्त आसन, भुजंग आसन, शव आसन, अर्धचक्र आसन और
ताड़ आसन। ये कुछ आसन है जिन्हें करने से उच्च रक्तचाप पर नियंत्रण पाया जाता है योग के माध्यम से। तो इस प्रकार से मैंने जो लिखा हुआ है यहाँ सीक्वेंट में हम देखें, और ये छोटे छोटे चित्र पर एक बार प्यारे बच्चों आप निगाह डालें, कितने खूबसूरत और आपकी कला इसमें दिखती है, क्योंकि आपका लिखना बहुत महत्वपूर्ण है कि कितने आर्टिस्टिक वे से आप पेपर को अटेम्प्ट करते हैं। तो ताड़ आसन क्या होता है, ताड़ आसन करने की विधि क्या होती है, ताड़ आसन करने से क्या लाभ मिलते हैं उच्च रक्तचाप को, और ताड़ आसन करते समय किन किन सावधानियों को रखना है, आप एक बार गौर करें। ताड़ासन, ताड़ यानी ताड़ का पेड़। इस आसन को करते समय आपके शरीर की स्थिति ताड़ के पेड़ की तरह ऊंची और मजबूत हो जाती है। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले अपने पैरों को परस्पर 2 इंच की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं। अब अपने हाथों को कंधों तक उठाएं। हथेलियों को सामने रखकर अपनी उंगलियों को आपस में पकड़ें और फिर धीरे से कलाइयों को बाहर की तरफ मोड़ें। अब धीरे धीरे सांस अंदर लेते हुए अपनी भुजाओं को कंधों की सीध में उठाते हुए सर के ऊपर ले जाएं। इस अवस्था में अपने शरीर को स्थिर करने के बाद अब धीरे धीरे अपनी एड़ियों को जमीन से ऊपर उठाएं और पंजों के बल खड़े हो जाएं। अब बिना अपना संतुलन खोए, बिना पैरों को हिलाए इस स्थिति में 10 से 15 सेकंड तक रहें। सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें। कुछ देर आराम से रहें। शुरुआत में संतुलन बनाना थोड़ा कठिन हो सकता है। इसके लिए आप अपने सामने एक बिंदु पर अपनी आंखें केंद्रित करें। इस आसन के नियमित अभ्यास से संतुलन बनाना सरल हो जाएगा। ये आसन रीढ़ से जुड़ी तंत्रिकाओं के संकुलन को ठीक करता है, शरीर की मुद्राओं यानी पोस्चर को बेहतर बनाता है। इससे जांग, घुटने और एड़ियां मजबूत होते हैं। यदि आप हृदय रोग, सर चकराना या पैरों में सूजी हुई नसों जिसे वेरिकोज वेन कहते हैं से पीड़ित हों तो ये आसन ना करें। 10 से 15 सेकंड तक इस मुद्रा में रहने के बाद धीरे से अपनी सांस छोड़ते हुए अपनी एड़ी को वापस जमीन पर रखें। धीरे से उंगलियों को खोलें और आसन आपने बहुत खूबी से सीख लिया होगा और इसे करके भी देख लिया होगा। अगला आसन वज्र आसन। वज्र आसन हमारे मोटापे में, हमने देखा अभी शुगर में और कई बीमारियों का इलाज करने में सहायक होता है वज्रासन। जैसे कि मैंने बताया वज्र कठोर, जो कि कठोर शरीर हो जाता है और उसके नीचे पैरों पर दबाव होने के कारण। तो वज्रासन किस प्रकार किया जाता है, वज्रासन के क्या लाभ होते हैं, वज्रासन करते समय किन किन सावधानियों को बरतना है, एक बार फिर से ध्यान से देखें, सुने और साथ में करके देखें। वज्रासन, इस आसन को ध्यान मुद्रा में किया जाना चाहिए। ध्यान मुद्रा में इस आसन का अभ्यास करते समय अपनी आंखें बंद रखें। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले आपको दंडासन की मुद्रा में आना होगा, जिसके लिए आप अपने दोनों पैरों को सामने की तरफ फैलाकर सीधे बैठें और अपने हाथों को अपने कूल्हों के पास रखें। ध्यान रखें कि आपके शरीर का वजन हाथों पर ना पड़े। अब अपने दाएं पैर को मोड़ें और अपने दाएं कूल्हे के नीचे रखें और फिर अपना बायां पैर भी मोड़कर अपने बाएं कूल्हे के नीचे रखें। सुनिश्चित करें कि आपकी जांघें सटी हुई हों और आपके अंगूठे आपस में जुड़े हुए। अब अपने हाथों को घुटनों पर रखें। सुनिश्चित करें कि आपकी ठोड़ी जमीन से समानांतर हो। अपना मेरुदंड सीधा रखें और शरीर को ढीला छोड़ें। अब सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें और कुछ देर तक आराम से रहें। वज्रासन से आपकी जांघों और पिंडलियों की मांसपेशियां मजबूत बनती हैं। ये आसन पाचन क्रिया में सुधार लाता है। वज्रासन आपके पैरों की नसों को मजबूत बनाता है। यह आसन पीठ के निचले हिस्से में हो रहे दर्द और सायाटिका में राहत दिलाता है। वज्रासन रीढ़ की हड्डी को दृढ़ता प्रदान कर उसे सीधा रखने में मदद करता है। यदि आपके घुटनों में दर्द हो या टखनों
यानी एंकल्स में चोट लगी हो तो कृपया ये आसन ना करें। बवासीर के रोगियों को ये आसन नहीं करना चाहिए। कुछ समय तक वज्रासन में रहने के बाद अपने शरीर को दाईं ओर झुकाते हुए अपने बाएं पैर को सीधा करें और फिर अपने शरीर को बाईं ओर झुकाते हुए अपने दाएं पैर को भी सीधा कर पुनः दंडासन की मुद्रा में विश्राम करें। नियमित रूप से आसन जैसा कि नाम से प्रतीत होता है पवन मुक्त, यानी कि जैसा कि एक कारण इसका कब्ज है तो ये कब्ज को दूर करता है। पवन हमारे पेट में अपारा दबाव वायु उसको मुक्त करता है। तो पवन मुक्त आसन किस प्रकार से किया जाता है, क्या इसकी विधि है, इसके लाभ क्या है और करते समय किन किन सावधानियों को हमें ध्यान में रखना है, एक बार चलें और देखें और समझें। पवन मुक्तासन। पवन का अर्थ है वायु और मुक्त का अर्थ है छोड़ना या मुक्त करना। यह आसन आपकी आंतों यानी इंटेस्टाइन से वायु या वात निकालने में उपयोगी है। सबसे पहले आप अपने दोनों पैरों और हाथों को आरामदायक दूरी में फैलाकर जमीन पर पीठ के बल लेट जाएं। सुनिश्चित करें कि आपकी हथेलियों का मुख आसमान की तरफ हो। इस आसन को शवासन कहा जाता है। अब शवासन से आगे बढ़ते हुए अपने दोनों पैरों को जोड़ें और अपने घुटनों को मोड़ते हुए अपनी जांघों को अपनी छाती के पास लाएं। अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में गूंथें और घुटनों के नीचे अपनी पिंडलियों के पास पकड़ें। अब सांस छोड़ते हुए अपने सर और कंधों को तब तक उठाएं जब तक कि आपकी ठोड़ी घुटनों को छू ना ले। ऐसा करते समय आपको आपके कटी प्रदेश यानी कमर के हिस्से में खिंचाव महसूस होगा। अपनी आंखें बंद रखें और अपने कटी प्रदेश यानी कमर के हिस्से पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करें। इस स्थिति में सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें और कुछ देर तक आराम से रहें। पवन मुक्तासन आपको वात से राहत दिलाता है और उदर की वायु को कम करता है। ये आसन आपको कब्ज से मुक्त करता है और पाचन क्रिया में सुधार लाता है। पवन मुक्तासन आपकी मेरु तंत्रिकाओं यानी स्पाइनल नर्व्स को ठीक करता है। यह आसन आपकी पीठ की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है। पवन मुक्तासन गहरा आंतरिक दबाव डालकर आपके कूल्हे और कटी प्रदेश की मांसपेशियों, अस्थिबंधन यानी लिगामेंट्स और स्नायु यानी टेंडन्स की जटिल समस्याओं से निदान कर उनमें कसावट लाता है। यदि आपको पीठ दर्द हो या पेट में चोट आई हो तो कृपया यह आसन ना करें। हर्निया और सायाटिका के रोगियों को यह आसन नहीं करना चाहिए। महिलाओं को गर्भावस्था में यह आसन नहीं करना चाहिए। कुछ समय तक इस स्थिति में स्थिर रहने के बाद सांस लेते हुए अपने सर और कंधों को पुनः जमीन पर रखें। अब सांस छोड़ते हुए अपनी टांगों को सीधा करें और जमीन पर रख आसन। अर्ध का मतलब आधा और चक्र का मतलब सर्कल, यानी कि आधा सर्कल वाला आसन। देखते हैं अर्ध चक्र आसन किस प्रकार किया जाता है, किस प्रकार इसको करने की विधि है, इसके लाभ क्या है और करते समय किन किन सावधानियों को हमें मद्देनजर रखना है। अर्ध चक्रासन। इस आसन को करते समय आपके शरीर की स्थिति आधे चक्र जैसी यानी पहिए के समान गोलाकार में आ जाती है। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएं और अपने दोनों हाथों से अपनी कमर को सहारा दें। ध्यान रखें कि आपकी सभी उंगलियां जुड़ी हुई हों ताकि आपकी कमर को अच्छे से उसकी पकड़ मिल सके। अब एक गहरी सांस लेते हुए धीरे धीरे अपने सर को पीछे की ओर झुकाएं। सर को इतना झुकाएं कि आपको आपकी गर्दन की मांसपेशियों पर खिंचाव महसूस हो। सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें। इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक विश्राम करें। अर्ध चक्रासन आपकी रीढ़ को लचीला बनाता है, मेरु तंत्रिकाओं यानी स्पाइनल नर्व्स को मजबूती प्रदान करता है। ये आसन सांस लेने की क्षमता को बेहतर बनाता है और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस
यानी गर्दन के दर्द में भी आराम देता है। पर याद रहे, इस आसन को करते समय उच्च रक्तचाप यानी हाइपरटेंशन या हाई बीपी के रोगियों को सावधानी से झुकना चाहिए। यदि आपको चक्कर आते हो तो कृपया यह आसन ना करें। 10 से 30 सेकंड तक इस स्थिति में रहने के बाद अब एक गहरी सांस भीतर लें और धीरे धीरे अपनी कमर को सहारा देते हुए अपनी रीढ़ की हड्डी को वापस सीधा करें। उसके बाद सर को सामान्य स्थिति में वापस लाते हुए धीरे धीरे सांस छोड़ें और विश्राम करें। इस आसन को नियमित रूप से आसन सांप के फन उठाए हुए वाली स्थिति को हम भुजंग आसन कहते हैं। भुजंग आसन यूं तो कई बीमारियों का इलाज करता है, लेकिन उच्च रक्तचाप में किस प्रकार लाभदायक है, कैसे करते हैं भुजंग आसन करने की विधि, भुजंग आसन के क्या क्या लाभ हैं जो हमें उच्च रक्तचाप में मिलते हैं, और भुजंग आसन करते समय किन किन सावधानियों को हमें अपने ध्यान में रखना है, एक बार ध्यान से देखें। भुजंग का अर्थ है नाग या कोबरा। इस आसन को करते समय आपके शरीर का ऊपरी हिस्सा जमीन से ठीक उसी तरह उठा रहता है जैसे एक कोबरा अपना फन उठाए रहता है। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले आपको मकरासन की मुद्रा में आना होगा, जिसके लिए आप जमीन पर पेट के बल लेट जाएं और अपने पैरों को एक दूसरे से दूर रखें। अपने माथे को अपनी हथेलियों पर रखें और अपने शरीर को आराम दें। अब मकरासन से आगे बढ़ते हुए अपने दोनों पैरों को आपस में जोड़ें और अपने हाथों को सामने की ओर खींचें। अपने माथे को जमीन पर रखें। अब अपनी हथेलियों को अपनी छाती के समीप रखते हुए अपनी कोहनियों को उठाएं। एक गहरी सांस लेते हुए और अपनी ठोड़ी को ऊंचा करते हुए अपने शरीर को नाभि के हिस्से तक जमीन से उठाएं। ध्यान रखें कि आपकी कोहनियां आपके शरीर के सीध में रहें और आपके पैर इस तरह तने हुए हो कि आपकी कमर पर अत्यधिक तनाव महसूस ना हो। इस स्थिति में सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें और 15 से 30 सेकंड तक रहें। इस आसन को नियमित रूप से करने पर पीठ दर्द में आराम मिलता है। भुजंग आसन पेट की चर्बी को घटाता है और कब्ज की परेशानी से मुक्ति दिलाता है। ये आसन सांस संबंधी तकलीफों को दूर करने में सहायक सिद्ध होता है। हर्निया और अल्सर के रोगियों और गर्भवती महिलाओं को ये आसन नहीं करना चाहिए। यदि आपके पेट का ऑपरेशन हुआ हो तो कम से कम 3 महीने तक ये आसन नहीं करना चाहिए। 15 से 30 सेकंड इस स्थिति में रहने के बाद सांस छोड़ते हुए धीरे से अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को नीचे लाते हुए अपने हाथों को सामने की ओर खींचे और पुनः मकरासन की मुद्रा में आने के पश्चात आरामदायक सांस लें। भुजंग आसन तनाव आसन जैसे कि नाम से प्रतीत होता है, बॉडी की स्थिति इस प्रकार होती है जैसे कोई मृत शरीर हो, शव की अवस्था में हो। लेकिन साथियों, इसके करने से बहुत लाभ होते हैं, क्योंकि इससे शरीर पर नियंत्रण छूट जाता है, तनाव रहित शरीर होता है। तो शव आसन करने की विधि क्या है, किस प्रकार शव आसन किया जाता है, शव आसन करने से उच्च रक्तचाप को क्या लाभ मिलता है, और शव आसन करते समय किन किन सावधानियों को हमें ध्यान में रखना है, तो एक बार ध्यान से देखें और साथ में करें और इसका लाभ लें। क्योंकि न केवल उच्च रक्तचाप के लिए अपितु हर प्रकार की बीमारी के लिए और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ये तमाम आसन बहुत बहुत अधिक आवश्यक है। शव आसन, शव यानी मृत शरीर, जैसा इसके नाम से ही प्रतीत हो रहा है। यह आसन तन, मन, मस्तिष्क को शांति कर देता है। इस आसन में कमर के बल लेट जाएं, हथेलियां ऊपर रखें, पैरों को आरामदायक मुद्रा में फैलाए रखें। सांसों को मंद स्वतः गति से आने जाने दें, बिना दबाव, बिना तनाव। मन के सभी ख्याल दूर कर दें। प्रकृति के सुंदर चित्रण को मन में ले आएं। ये आसन मस्तिष्क के दबाव को शून्य करता है।
समसमान स्थिति में मनुष्य शारीरिक मानसिक तनाव से खुद को दूर महसूस करता है। यह आसन मस्तिष्क को तरोताजगी नई ऊर्जा से भर देता है। यह आसन उच्च रक्तचाप में बहुत कारगर साबित होता है। कि आज हमने उच्च रक्तचाप को समझा कि क्या कारण होते हैं उच्च रक्तचाप के, उसके साथ में क्या लक्षण हैं हमारे उच्च रक्तचाप के, और कारण लक्षण और क्या निवारण है उच्च रक्तचाप के, हमने समझा उच्च रक्तचाप क्या है। इसी के साथ ही इतना ही काफी नहीं है, आप जानते हैं और क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी है कि हमारा उच्च रक्तचाप ना हो और हो तो उसका उपचार हो। ये छोटा सा चार्ट पेपर आप देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत है और छोटे से चार्ट में पूरा खजाना मैंने प्रयास किया है समेटने का। तो इसे एक बार देखते हैं कि उच्च रक्तचाप में क्या क्या सावधानी। सबसे पहले आहार संबंधी सावधानी। साथियों, मेरे हिसाब से पूरे विज्ञान का मूल ये है कि क्या खाएं, कब खाएं और कितना खाएं। अपने शरीर की आवश्यकता के हिसाब से पूरा पोषण तत्व होना चाहिए, फाइबर डाइट होनी चाहिए, जल की मात्रा शरीर में पूरी होनी चाहिए, तला हुआ हमेशा अवॉइड करना चाहिए, जितना भी जंक फूड है उसे छोड़ दें, जो मैदा और वाइट चीज जितना भी डब्ल्यू फैमिली का फूड है कृपया उसे अवॉइड करें। वीट, मैदा, मिल्क, पनीर, इन सब की ज्यादा आवश्यकता शरीर में उम्र के हिसाब से नहीं होती है। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण है शाकाहार आधार। देखिए, जितने भी शाकाहारी खाना है वो मानव के लिए खाना है। ये मांसाहारी खाना मुझे लगता है मानव के आंत ओजड़ी के लिए उचित नहीं है, क्योंकि वो पचाने में भी सहायक नहीं है। ये प्रकृति के चक्र को, जब पशु को खाता है तो प्रकृति के चक्र को संतुलित करने के लिए भोजन मानव के लिए नहीं है। स्वतः ही जिस प्रकार का मांसाहार खाना है शरीर के अंगों को जोर लगता है हजम करने के लिए, और उससे बहुत तकलीफ होने के साथ साथ अंगों को कुप्रभाव भी पड़ता है। बहुत महत्वपूर्ण है आज के औद्योगिकीकरण में मानसिक तनाव से बचाव। मानसिक तनाव से बचाव, खुश रहना, एक्सरसाइज करना, अपने लिए समय निकालना, कुछ मनोरंजन के लिए समय देना, कोई ना कोई खेल एक्टिविटी हर दिन करना, कोई आर्टिकल पढ़ना, न्यूज़पेपर पढ़ना, कुछ ना कुछ क्रिएटिव करना, डांस करना, नृत्य करना, एरोबिक्स करना, ये बहुत जरूरी है। अन्यथा मानसिक तनाव होने के कारण हार्ट पर बहुत प्रेशर पड़ता है और एक दिन ऐसे ही जिंदगी खत्म हो जाती है। अगला देखिए, दलिया, साबुत अनाज और ओट्स, इनका सेवन बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें फाइबर होता है, इजीली डाइजेस्टेबल होता है। तो कृपया हल्का खाना खाएं, पौष्टिक खाना खाएं। कैल्शियम, पोटेशियम अधिक, छाछ, तिल, हरी सब्जी, फल, जितना भी भोजन उसमें ध्यान रखें कि कैल्शियम की मात्रा अधिक हो। रागी बहुत अच्छा सोर्स है कैल्शियम का, जिसे हम खा सकते हैं। जितने भी हमारे सीड्स हैं, कैल्शियम जीरा में बहुत अच्छा होता है, कैल्शियम सौंफ में बहुत अच्छा होता है, कैल्शियम आप देखते हैं कि तिल में बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है। तो इस प्रकार का भोजन ले, इस प्रकार के हम भोजन में ले या रोज करके इनको खा सकते हैं। छाछ बहुत अच्छी चीज़ है जो पेट साफ रखती है, क्योंकि कब्ज एक कारण है हार्ट की प्रॉब्लम के लिए। तो छाछ नियमित तौर से ले, उसमें हल्का नमक डाल सकते हैं, पुदीना डाल सकते हैं, हींग डाल सकते हैं, जीरा डाल सकते हैं, और अपने स्वाद के अनुसार आप छाछ को ले सकते हैं। हरी सब्जियों का जितना हो सके उतना सेवन हरी सब्जियों का करें। सैलड ले, फ्रूट्स ले और नियमित तौर से अपने फल आहार करते रहे। भोजन में कम नमक बहुत मुख्य कारण है हमारे ब्लड प्रेशर को हाई करने का। तो कृपया नमक को अवॉइड करें, जैसा कि अभी बताया गया है ब्लैक बोर्ड पर। और जीवन शैली में बदलाव, जीवन शैली में बदलाव का मतलब समय पर सोना, समय पर उठना, नियमित एक्सरसाइज करना, समय पर खाना खाना और अपने लोगों से मिलते रहना, बातचीत करते रहना, मुस्कुराहट की आदत डालिए। अब बहुत गुस्सा कर लिया, क्रोध का खत्म कर दी। क्रोध कुछ भी नहीं है, क्यों कैसे समझ में ना आना ही क्रोध है, और अक्षमता का प्रदर्शन क्रोध है। मानव अक्षम नहीं है, सक्षम है। तो क्रोध ना करें, मुस्कुराहट जीवन में लाए, विनम्र रहे, दीन रहे और प्यार से सबसे बात करें। तो नॉर्मल हाल कहते हैं कि दोस्त बनाते रहिए तो अस्पताल की आवश्यकता नहीं पड़ती। नशा को ना कहें, से नो टू ड्रग्स, जैसा कि ब्लैक बोर्ड पर लिखा था। हर प्रकार का नशा है उससे मुक्त रहिए। नशा हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक है, बहुत कुप्रभाव होते हैं। उसके बावजूद भी यदि व्यक्ति नशा करता है तो सच में इससे ज्यादा पीड़ादायक बात और कुछ नहीं है। तो नशा मुक्त रहें। चेन स्मोकर है, तंबाकू, बीड़ी, जो भी आप सेवन करते हैं, अधिक चाय लेते, अधिक कॉफी लेते, कैफीन होता है, शरीर पर बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है, जो कि मानव के लिए नहीं है, जीने के लिए अच्छा नहीं है। व्यायाम को बढ़ावा दे, जितना भी आप एक्सरसाइज करते हैं, देखिए वॉकिंग इज द बेस्ट वे, बेस्ट एक्सरसाइज है। आप अपनी गाड़ियां छोड़े, पैदल निकल जाइए, वॉकिंग करिए, रिक्शा छोड़ दीजिए और जॉगिंग करें, रनिंग करें, एक्सरसाइज करें, एरोबिक्स करें, डांस करें, मूवमेंट में रहें, स्ट्रेचिंग करें, योगिक
वेट देखें, बिल्कुल एडिक्वेट BMI के हिसाब से क्या वेट है हमारा, और यदि आपको लगता है शरीर में भारीपन है और शरीर बढ़ता जा रहा है, बढ़ने का एक मुख्य आपको लक्षण जो दिखाई देगा, शरीर का आकार बदल जाता है, पेट का निकल जाना, शरीर का बढ़ जाना, तो इस शरीर का बढ़ जाना ही वजन का बढ़ जाना है। उसको नियंत्रित करें खाने से, एक्सरसाइज से, और भी तमाम प्रकार के बहुत प्रयोजन है, उस प्रकार से कर सकते हैं। लास्ट है, सबसे महत्वपूर्ण है, कृपया ध्यान दें कि सही समय पर सही दवा लें। कई बार रोग का भी पता चल जाता है, लक्षण भी दिखाई देते हैं, और आपको मालूम है कि डॉक्टर के पास भी जाना, उसके बावजूद भी दवाई लाने के बाद भी आप दवाई नहीं खाते हैं, ये एक बहुत बड़ी बुरी आदत है। दवाई जिस प्रकार डॉक्टर आपको दिशा निर्देश देता है, डॉक्टर को फॉलो करें, टाइम टू टाइम अपना चेकअप कराएं, और जो दवाई जिस समय खानी है कृपया उसे सही समय पर खाएं। यही आपके स्वास्थ्य का खजाना है। साथियों, ललिता जी की पाठशाला का मुख्य उद्देश्य मात्र यही है कि जिन बच्चों के पास किताब है और वो पढ़ नहीं पाते हैं, या किताब नहीं है तो नहीं पढ़ पाते हैं, तो मैं अपनी क्लास में पूरा प्रयास है कि सरल से सरल भाषा, जिसमें मैं आपको ऑडियो, विजुअल, TLM, चार्ट पेपर लिखकर, बताकर, दिखाकर, सुनाकर समझाने का प्रयास किया है। तो इतना सा मेरा प्रयास है, और बहुत सरल शब्दों में, इसलिए कि बच्चे आम भाषा को तो जल्दी समझ पाते हैं लेकिन किताबी भाषा को जल्दी नहीं समझ पाते हैं। तो मेरा उद्देश्य इतना ही है कि ये जन जन तक पहुंचे, हर बच्चे के पास फिजिकल एजुकेशन की जानकारी पहुंचे। तो आप सबसे मेरा अनुरोध है कि कृपया इस वीडियो को हर बच्चे तक शेयर करें, हिंदुस्तान के हर बच्चे के पास ये वीडियो जाए ताकि वो समझ सके, क्योंकि आज के आधुनिक समय में भी बहुत बड़े बड़े अफसर को ऐसा जानते और सुनते हुए देखा है कि फिजिकल एजुकेशन क्या होता है, उनको जानकारी नहीं है। तो ये सब अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इस वीडियो को शेयर करें। बस एक शेयरिंग तो करनी है, एक चेन बनाए। साथियों, इसमें बहुत मेहनत लगी है, पूरा मैंने प्रयास किया है कि बच्चे समझ पाए और अच्छे से इसे लिख पाए। इसमें आपका सहयोग भी अनिवार्य है, आपका साथ चाहिए। आपका साथ मिलेगा तो काम की ऊर्जा मिलेगी, प्रोत्साहन मिलेगा, और हम और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ ललिता जी की पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।